एससीबीटी का द्वितीय वर्ष 10वीं बैच जो व्यवसाय है उनका कार्यशाला गणना और विज्ञान का प्रश्न पत्र 2023 का है। हम इसे सोल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पिंड जब दूसरे पिंड पर फिसल रहा हो तो ऐसी अवस्था में उसके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण कहलाता है। अब घर्षण को अंग्रेजी में फ्रिक्शन बोलते हैं और ये फिसल रहा यानी मोशन वाली स्थिति है और चारों विकल्प में से हमने इसमें गतिक घर्षण बल विकल्प सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक को डैश से प्रदर्शित किया। घर्षण गुणांक को अंग्रेजी के अक्षर म्यू से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर विकल्प स उत्तर सही है, म्यू। घर्षण गुणांक दो पदार्थों के लिए होता है। अब घर्षण गुणांक स्थिर तो नहीं रहता, बदलता रहता है, इसलिए इसमें विकल्प ब होना चाहिए। फिर भी इसमें इस प्रश्न पर हमने विकल्प सिलेक्ट नहीं किया है। बदलाव जरूर होता है घर्षण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल। अब इसमें इसके बाद आएगा परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को कहते हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति है सीमांत घर्षण और ये ऊपर वाली Rn है वो अभिलंब प्रतिक्रिया। इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी R कहलाता है। तो R का अभिलंब प्रतिक्रिया जो Rn है के बीच में जो एंगल होता है, यहाँ पे हमने फाई से व्यक्त किया इसको, इसे हम घर्षण का कोण कहते हैं। ये नीचे W वजन है, Rn अभिलंब प्रतिक्रिया है, ये सीमांत घर्षण बल है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। इन दोनों का रिजल्टेंट R है और R और Rn के बीच का जो एंगल है वो घर्षण का कोण कहलाता है। तो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का कोण को घर्षण का कोण कहते हैं। प्रश्न थोड़ा सही लिखा हुआ नहीं है इसमें प्रश्न पत्र में। 5वां, किसी विशेष समतल आकृति के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र विकर्णों के कटाव बिंदु पर होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मतलब है इसमें। अब ये कह रहा है किसी विशेष आकृति के लिए। अब इसमें 4 आकृतियां हैं, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, समकोण त्रिभुज। अब ऐसा है कि वृत्त और समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में तो विकर्ण होते नहीं है जनरली। कर्ण होता है उसमें, विकर्ण तो नहीं होते हैं। विकर्ण की इसमें केंद्र बिंदु समांतर चतुर्भुज में होगा। तो विकल्प द इसमें सही है, समांतर चतुर्भुज। सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के कटाव बिंदु पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक कार्य वस्तु को पूर्ण भार जिस बिंदु पर समकेंद्री माना गया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये है कि जहाँ पर पूरा वजन उसका कंसेंट्रिक होता है तो उसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। विकल्प स सही है। नेक्स्ट है, किसी आयताकार ठोस का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा। आयताकार माध्यिका कोण में होती है, केंद्र पर मध्य अक्ष के बिंदु पर। ये द हमने पढ़ा, मगर यहाँ विकल्प स सही होगा, विकर्णों के कटाव बिंदु पर। किसी आयताकार ठोस का गुरुत्वीय केंद्र विकर्णों के कटाव बिंदु पर होगा। नेक्स्ट है कि शंकु का गुरुत्वीय केंद्र कितना होगा। आधार से 1/4 ऊंचाई पर। ये सभी हमने टिक कर रखे हैं। ये एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, खोज करने, किताबों से अध्ययन करने के बाद ही इसमें उत्तर ढूंढे हैं। ये आधार से 1/4 ऊंचाई पर शंकु का गुरुत्वीय केंद्र होगा। बाकी के विकल्प इसमें सही नहीं बैठेंगे। विकल्प ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के 2 समान हिस्से होते हैं। वृत्त के 2 समान हिस्से आधा आधा अर्धवृत्त होंगे। विकल्प स सही है इसमें, अर्धवृत्त होंगे। नेक्स्ट, यदि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1,
1:2:3:4 हो तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। अब इन चारों का जोड़ जो होता है 10 के बराबर है और सबसे छोटा 1 है। 1/10 और कुल कोण 360 है, उसे मल्टीप्लाई करने पर 36 डिग्री आता है। तो सबसे छोटे कोण का मान 36 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, यदि लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप जो होता है वो उसकी लंबाई को a माने और चौड़ाई को b माने 2a प्लस 2b होता है। अब इसकी लंबाई को दुगुना कर दो और चौड़ाई को दुगुना कर दो तो फिर जस्ट इसका दुगुना हो जाएगा, उसी अनुपात में 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अतः उसका परिमाप जो है लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर जाए तो आयत का परिमाप भी दुगुना हो जाएगा। विकल्प ब सही है इसमें। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग व समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो तथा वर्ग का विकर्ण 12√2 cm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण दे दिया जाए 12√2 और वर्ग की भुजा जो होती है वो विकर्ण बटे √2 होती है, विकर्ण बटे √2। इस तरह से वर्ग की भुजा आ जाएगी जो हमने यहाँ पर कर रखा है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 भुजा, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 भुजा स्क्वायर होता है। तो विकर्ण बराबर √2 भुजा हो जाएगा। भुजा है वो विकर्ण ऑब्लिक √2 हो जाएगी। तो वर्ग की जो भुजा है वो 12 आ जाएगी, भुजा 12 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि वो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है और वर्ग है, दोनों का परिमाप समाप है, यानी वर्ग का परिमाप 4 है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 भी है, ये दोनों बराबर है। तो ये b हो जाएगा 4a/3 और 4 × a का मान 12 आया हुआ है वर्ग की भुजा, इस तरह से ये 16 आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 आ गई तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 16 × 16 के 64 √3 आएगा। तो इस तरह से इसका ये उत्तर 64 cm², ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ब्रैकेट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसको हम x मान लेते हैं। 4x - 3y = 14 तथा 7x + 8y = 51 को हल कीजिए। तो हल करा हुआ हमने यहाँ पे किया है इसको। 4x - 3y 14, उसमें 8 का गुणा किया है और 7x + 8y = 51 में 3 का गुणा किया है। तो ये गुणा करने पर जो इसकी स्थिति हमारी जो बनती है ये हो जाएगी 24x - ये 24 और नीचे हो जाएगी 7 × 21 + 8 × 24y और दोनों तरफ 8 और 3 है। इस तरह हल करते हैं तो जो y वाला कटिंग कट हो जाएगा, इसमें जो y का जो हिस्सा है वो कट जाएगा और ये बचेगा 53x = 265। तो x का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। और x का मान जब हम 5 आ जाता है तो ये इसको हम सीधे समीकरण के अंदर रख देंगे। 4x - 3y = 14, उसके अंदर हम रख देंगे। तो 5 रख देंगे -3y और इधर ये 20, तो इधर जाएगा 6 हो जाएगा, फिर y माइनस में दोनों 2 हो जाएगा। इस तरह से x = 5 और y = 2। विकल्प इसमें असही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, -3 कोष्टक में -x + 5 + 20 = -10x - 3 + 4 को सरल कीजिए। ये सरल हमने किया है। ये माइनस जो 3 है और -x भी माइनस का, इसलिए प्लस का हो जाएगा। 3x - 15 + 20 बराबर ये -10x + 30 + 4। इस तरह से ये
इसको पूरा हल करने पर 13x होता है। तो 3x और 10 इधर है, 13x हो गया, और इधर ये 30 और 4 34 और 15 और जोड़ दो, उसमें 49 हो गया, और फिर 20 माइनस हो जाएंगे तो 29 रह जाएगा। 49 में से 20 घटा देंगे 29 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका x बराबर 29/13 आएगा। 29/13 विकल्प ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टीन 70 सेमी लंबे तार को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक खंड दूसरे से के 2/3 भाग के बराबर हो, तो प्रत्येक खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम एक खंड को x मान लें और दूसरा खंड उसका 2/3x है। इन दोनों को बराबर करेंगे, वो 70 है, और इसको एलसीएम 3 का ले लेंगे, 2x और 3x 5x, और 3 इधर चला जाएगा तो 210। इस तरह से ये x का मान आ जाएगा 210/5 42। इस तरह से 2/3 x का मान यहाँ पे रख दिया हमने 42, तो ये 2 × 14 हो जाएगा और 28। इस तरह से x का मान, x का जो मान है 2/3x, यहाँ पर x का जो मान है वो आ जाएगा 42, और 2/3x का मान आ जाएगा 28। x का तो हमने ये निकाल लिया यहाँ पर 42, और अब हमें 2/3x निकालना है, तो 2/3x की जगह 42 रख देंगे, ये 28 आ गया। तो ये दोनों जो टुकड़े होंगे, एक 28 का होगा और एक 42 का होगा, तो विकल्प अ सही है इसमें। गुणनखंड नियमानुसार इसमें दिया रखा है, सीधी बात है, फार्मूला ही है a+b और a-b, इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो a² - b² होगा, विकल्प द सही है। इसके बाद है प्रत्यास्थ गुणांक, डेड डैश पर डेड डैश का अनुपात। प्रत्यास्थ गुणांक इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, तो इसमें विकल्प असही है। नेक्स्ट, प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल क्या होता है कि बल, भार या जो भी कहें, बल बटे क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसमें विकल्प इसके अंदर जो दे रखे हैं उसके हिसाब से विकल्प स सही है। नेक्स्ट प्रश्न है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 4 विकल्प इसमें यहाँ पे दे रखे हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो अधिकतम प्रतिबल और वर्किंग प्रतिबल, कार्यकारी प्रतिबल, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का अनुपात होता है, और उस हिसाब से यहाँ पर अविकल्प सही है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये डिज़ाइन में बहुत मानक है, जो बहुत उपयोगी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये चरम प्रतिबल उपलिक कार्यकारी प्रतिबल विकल्प सही है। नेक्स्ट, प्रतिबल का MKS पद्धति में मात्रक है, तो MKS पद्धति में प्रतिबल का जो मात्रक है वो kg/m² है MKS पद्धति में, ठीक है। नेक्स्ट, किसी हार्ड जॉब को मशीनिंग करने के योग्य बनाने में कौन सी उपचार विधि अपनाई जाती है? अब मशीनिंग के योग्य बनाने के लिए हीट ट्रीटमेंट का कौन सा मेथड काम में लिया जाएगा? और ये चारों विकल्प का हमने अध्ययन करने के बाद इसको हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि नॉर्मलाइजिंग की क्रिया से, नॉर्मलाइजिंग की जो विकल्प सही है, किसी जॉब को, हार्ड जॉब को मशीनिंग के योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट, उच्च कार्बन स्टील को प्रांतिक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर भी हीट ट्रीटमेंट की विधियाँ 4 दी हुई है। यहाँ पे उच्च कार्बन स्टील है और उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, इस तरह से उसको हार्डनिंग किया जाता है, तो विकल्प सही है। नेक्स्ट, मापन गेज घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए। मापन गेज घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए। निम्न किस ऊष्मा उपचार द्वारा गुण प्राप्त किया जा सकता है? यानी ये किसी की घिसाव प्रतिरोधक का मतलब इसकी सरफेस को हार्ड बनाने से है,
और इस तरह से इसमें हमारा जो विकल्प 4 दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर केस हार्डनिंग से उत्तर है। जिससे यह एक प्रकार की क्रिया है जिसके तहत धातु को गर्म एवं ठंडा करके उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर आंतरिक गुणों को इच्छानुसार बदला जा सकता है। तो हीट ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। हीट ट्रीटमेंट में ये सारी प्रक्रिया होती है, एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मली, और इस पूरी प्रक्रिया में वो जो प्रोसेस है वो हीट ट्रीटमेंट का होता है, जिसमें गर्म करके फिर ठंडा करके अलग अलग स्टेजेस पर उसके गुणों को प्राप्त किया जाता है। तो ये ऊष्मा उपचार विधि कहलाता है। बस सही है। अब एक प्रश्न है लाभ हानि चैप्टर से। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 203 रुपये और उसका लाभ 16% हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? माना क्रय मूल्य x% है, माना क्रय मूल्य x है और 16% लाभ हुआ है, तो ये लाभ है और क्रय मूल्य भी निकाला जाए 16/100 x, और ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा 203। यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अब इसको हमने हल कर लिया, 100 का भाग दिया 0.16x आ रहा है, फिर दोनों को जोड़ लिया तो 1.16x आ गया 203, फिर x बराबर 203 में 1.16 का भाग देने पर 175 आता है 175। विकल्प स इसमें उत्तर सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र CBT बेस्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है और ये सभी ट्रेडों का 10वीं बेस्ट ट्रेडों पर लागू हो रहा है। जैसे ये SCBT 2023 में आया था, इसमें आज काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही डीप क्वेश्चन है और आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है उसके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें आपको प्रश्नों को समझ करके कीबोर्ड के द्वारा ऑप्शन को दबाना होगा और ये हमने एनालिसिस करके इसके विकल्प को टिक किए हैं और उसके बाद ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी। तो ये सभी प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय वर्ष के ITI के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को 10वीं बेस वाले सभी को उपयोग होगा। इसके साथ साथ ये प्रश्न पत्र इंस्ट्रक्टर परीक्षा है और कंपटीशन एग्ज़ाम है और कोई भी परीक्षा चाहे CITS की परीक्षा सिलेक्शन के लिए सबके लिए उपयोगी है। तो आपको से अनुरोध और निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं, तो हमको और भी अच्छे से मेहनत करके वीडियो बनाने की इच्छा होगी। तो ये आजकल ऑनलाइन माध्यम है, इतने सारे 25 क्वेश्चनों को हल करने में बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ा और इसके बाद हमने ये निकाले हैं, तो सबके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।